हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। मैं आपको एलएलबी 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पढ़ाऊंगी और ये आप यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ेंगे। कल आपने जो क्वेश्चन पढ़ा वो क्वेश्चन नंबर 1 था, बेलमेंट। आप बेलमेंट पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको प्लेज पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 2। आज जो मैं आपको लेक्चर डिस्कस करूँगी यूनिट 3 का लेक्चर 3 डिस्कस करूँगी। तो यूनिट 3 है, लेक्चर 3। आइए सबसे पहले एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस क्या है, यूनिट 3 का सिलेबस देख ले। मीनिंग एंड डिस्टिंक्शन, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ बेलर बेली, पॉनर पोनी, लीन, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, कमर्शियल यूटिलिटी ऑफ प्लेज, ट्रांजेक्शंस। तो ये इसका सिलेबस हो गया। आइए देखें यूनिट 3 का लेक्चर 3 क्या है। डिफरेंट प्लेज एंड मॉर्गेज एंड डिस्कस राइट ऑफ बेली और ड्यूटी ऑफ बेलर। तो प्लेज क्या है और मॉर्गेज से उसका डिफरेंस क्या है, राइट ऑफ बेली की और ड्यूटी ऑफ बेलर। दो क्वेश्चंस एक साथ। अब देखें क्वेश्चन कब कब आया है। जब आप ऊपर देखेंगे तो एक शॉर्ट नोट नंबर 1 2013 में ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट ये है। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स ऑफ बेलर, पड़ा हुआ माल पाने वाले का अधिकार। दो क्वेश्चंस हो गए। यूनिट 3 में आपके दो क्वेश्चन से शॉर्ट नोट्स में हैं जो अलग तरीके से पूछे गए हैं। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट और राइट ऑफ लीन, ये शॉर्ट नोट्स हो गए 2014 में जो पूछे गए हैं। और 2014 में ये लॉन्ग में भी आया है, व्हाट आर ड्यूटी ऑफ बेलर, ये क्वेश्चन आया है और पूरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। A hires carriage of B. The carriage was defective through B was not aware of the defect. A get injured and claim compensation from B. Decide. उपनिदाता के कौन से कर्तव्य हैं। A ने B से गाड़ी किराए पर ली है, गाड़ी खराब थी, वह गाड़ी खराबी के बारे में नहीं जानता था, चोट लग जाती है, कितना हर्जाने का दावा करेगा, निर्णय दीजिए। शॉर्ट नोट में भी आया फाइंडर ऑफ गुड एज ए बेली, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। ये दो क्वेश्चन, कम से कम 3 शॉर्ट नोट्स आए हैं इसमें के। और फिर देखिए 2015 में भी आया है, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस ड्यूटी ऑफ बेली, उपनीति के विभिन्न कर्तव्यों को विस्तार से विवेचना कीजिए। 2015 में लॉन्ग में। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, राइट अ फाइंडर ऑफ गुड, शॉर्ट नोट। और आपके दो क्वेश्चन हो गए। 2016 में फिर देखा जाए पर्टिकुलर लीन ऑफ बेली, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, ये शॉर्ट नोट्स आ गया। ड्यूटी ऑफ बेलर, तीनों शॉर्ट नोट्स आ गए। फिर 2017 में देखा जाए शॉर्ट नोट्स में आपके बेली राइट ऑफ लीन आ गया, ड्यूटी ऑफ बेलर फॉर रिवॉर्ड, फाइंडर ऑफ गुड एज ए बेली, 3 शॉर्ट नोट्स हो गए 2017 में। 18 में फिर ड्यूटी ऑफ बेलर शॉर्ट नोट में आ गया और डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर एंड जनरल लीन। तो 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है, डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड मॉर्गेज एंड डिस्कस द राइट ऑफ बेली और ड्यूटी ऑफ बेलर। तो आप देखेंगे लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग और शॉर्ट में कई शॉर्ट नोट्स बनते हैं और कई लॉन्ग बन रहे हैं। तो अब देखें, शुरू डिस्कस करें आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पहले क्या क्या चीज़ कवर कर रहा है, पहले एक इंट्रो पॉइंट, इंट्रोडक्शन, केसेस दिए गए हैं। M.R. धवन वर्सेस मदन मोहन का, मीनिंग ऑफ प्लेज, डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड मॉर्गेज, ड्यूटी ऑफ बेली, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, सेक्शन 151, केस ब्लंट वर्सेस द वॉर ऑफिस, ये केसेस दिए गए हैं। ड्यूटी नॉट टू मिक्स अनऑथराइज यूज, ड्यूटी नॉट टू मिक्स विद द बेलर कंसेंट, विदाउट बेली कंसेंट, वेयर गुड्स कैन बी सेपरेटेड, वेयर गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स। फिर केसेस हैं ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज, ड्यूटी नॉट टू सेट अप इन टाइटल इन थर्ड पर्सन, केसेस राइट ऑफ बेली, राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, राइट टू कंपनसेशन, राइट ऑफ लीन ऑन गुड्स, पर्टिकुलर लीन, केसेस जनरल लीन, एलिमेंट्स, बैंकर, फैक्टर, वॉर फिंगर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, बैंकर्स, केसेस दिए गए हैं। फिर वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, राइट टू सू रॉन्ग ड्यूटीज़, केसेस दिए गए। टाइप्स ऑफ लीन कवर्ड बाय द एक्ट, तो लीन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, बेली लीन, पर्टिकुलर, जनरल लीन फॉर प्लेज और पोनी, लीन ऑफ एजेंट, फाइंडर ऑफ गुड्स। अब आइए शुरुआत करते हैं। इन M.R. धवन वर्सेस मदन मोहन खन्ना of the Delhi High Court pointed out the distinction between pledge and mortgage in the following words. तो इस केस में, पहले केस में M.R. धवन के वर्सेस मदन मोहन खन्ना के केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर डिफरेंस बताया गया था कि प्लेज में और आपके
प्लेज और बेलमेंट में क्या अंतर होता है। तो प्लेज इज ए काइंड ऑफ बेलमेंट एंड सिक्योरिटी, इट प्रिंसिपल पर्पस टू पुट द गुड प्लेज इन द पावर ऑफ द पोनी। देखिए प्लेज में और ये आपको मॉर्गेज में डिफरेंस बता रहा है, आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, प्लेज एंड मॉर्गेज में डिफरेंस है। तो प्लेज एंड मॉर्गेज का डिफरेंस बता रहा है। प्लेज इज ए काइंड ऑफ बेलमेंट, प्लेज क्या है, एक तरीके का बेलमेंट है। एंड सिक्योरिटी, इट प्रिंसिपल पर्पज is to put the goods pledge in the power of the pawnee to reimburse himself for the money advance when on becoming due to remain unpaid by selling the goods after serving the pawner with a due notice. The pawner at no time because the owner of the goods pledge, he has only right to retain the goods until his claim until his claim for the money advance. Therefore, he's been satisfied with the power to sell the goods pledge after due notice. In case of default by the pawner, it is only a special property in the goods pledge which is acquired by the pawnee, leaving the general property intact with the pawner. In the case of a mortgage, however, interest in the mortgage property is transferred in favor of the mortgage subject to the right of redemption in the mortgagor. Whether a transaction is one of the pledge or a mortgage is not often free from difficulty, as observed by Mullah. The Transfer Property Act refer to mortgage of immovable property and the Indian Contract Act refer to pledge of movable property, but neither act deals with mortgage of movable property. Duty of bailey कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, सेक्शन 151 to 167। आइए, ड्यूटी ऑफ बेली, बेलर का मतलब वो व्यक्ति जिसका सामान होता है, बेली का मतलब वो व्यक्ति जिसके पास सामान को रखा जाता था। तो आइए बेली की ड्यूटी देखें। सबसे पहले ड्यूटी क्या है, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, सतर्कता का कर्तव्य, धारा 151 में। सेक्शन 151 लेज डाउन द ड्यूटी ऑन बेली टू टेक care as a man of ordinary prudence would do under the similar circumstances. The standard care required is a reasonable man placed under a similar situation. देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जब भी बेलमेंट होगा तो इंग्लिश लॉ कहता है कि बेली की पूरी लायबिलिटी होगी। बेली जब माल वापस नहीं करेगा, भाई अगर कोई माल में कोई दोष हो, कोई डिफेक्ट हो, तो क्या करेंगे हम उस माल को वापस नहीं करेंगे, और अगर उसकी वजह से हमें हानि हुई है तो हम उसके क्या करेंगे, कंपनसेशन ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लॉन्ट वर्सेस वॉर हाउस का केस क्या कहता है कि प्लेंटिफ का घर वॉर हाउस ने एक्वायर कर लिया और प्लेंटिफ को घर के कमरे में एक अपना सारा सामान रखकर ताला लगाने की इजाज़त दे दी। उस घर में आर्मी ठहराई गई जिसमें कोई कंट्रोल ना होने के कारण कुछ लॉक्स तोड़कर वादी की जो चांदी की प्लेटें थी वो गायब हो गई। वॉर ऑफिस को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई वादी को सामान घर के कमरे में बंद करने की इजाज़त देकर वॉर ऑफिस ने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर ली। अब सुरक्षा करना उसकी ड्यूटी थी। अब विश्वास नहीं किया जा सकता कि जिस व्यक्ति के पास इतनी क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो, वो 70-80 सैनिकों की दया पे छोड़ देगा। तो कोर्ट ने कहा कि युद्ध मंत्रालय क्या है, उपेक्षा का दोषी है। तो अब देख रहे हैं कि हिंदी में मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, मैं इंग्लिश में भी इसको बता दूं। ए हाउस बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ वॉज acquired by the war office. The plaintiff was allowed to those article in a strong room in the home which is locked of the troops not kept. Proper control goods were stolen. State was held liable. तो स्टेट को लायबल ठहराया गया। दूसरा केस हॉगलैंड वर्सेस आर लो लग्जरी कोचेस लिमिटेड का है। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ, द प्लेंटिफ वॉज ए पैसेंजर इन वन ऑफ द डिफेंडेंट कोचेज। शी हैड हर सूट केस पुट इन द बूट ऑफ द कोच फ्रॉम वेयर इट वॉज लॉस्ट. Court held that is railway will be liable. If the bailee employs servant, he is responsible for all act done by them within the scope of their employment. देखिए प्रतिवादी की एक कोच में वादी यात्री था, डिफेंडेंट वहाँ पे क्या है, टीटी है, और वहाँ की कोच में प्लेंटिफ क्या था, पैसेंजर था। उसने अपना सूटकेस क्या किया, कोच के बूथ में रख दिया जहाँ से वह खो गया। कोर्ट ने किया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेलमेंट था, लेकिन कहा कि हर हालत में डिफेंडेंट लाइबल है, क्योंकि जो बेलर है वो ये अपेक्षा करता है कि जब बेलमेंट हो रहा है या बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो भी क्या करेगा, बेली उस चीज़ की रक्षा करेगा। तीसरा केस है मार्टिन वर्सेस लंदन काउंटी काउंसिल का। द प्लेंटिफ वॉज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल ऑन हर हिस्ट्री। द ऑफिशियल्स
took charge of his jewelry and gold cigarette case. They were subsequently stolen. It was held that the act was done by the servant, so they will be liable. देखिए हुआ क्या, वादी बीमार थी और एक वो पेड हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। जिस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो जो ऑफिसर्स थे, वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि जो 2 सोने के जेवर और एक सुनहरा सिगरेट केस अपने पोजीशन में ले लिया और दवाइयों वाले कमरे में बंद कर दिया। एक पर्सन ने ताला तोड़ा और उन्हें चुरा लिया। डिसीजन आया कि हॉस्पिटल लायबल है। क्यों? अधिकारियों ने माल को जितनी सतर्कता से रखा के जाना था उतनी मूल्य को देखते हुए बरती नहीं थी। यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को अपने कस्टडी में लेते हैं तो हमें उसकी उतनी केयर करनी चाहिए जितनी केयर हम अपनी चीज़ों की करते हैं, वरना हम लायबल हो जाएंगे और हमारी ड्यूटी बेली की ड्यूटी मानी जाती है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स अनऑथराइज्ड यूज़। The section impose the duty on the bailee that when the goods have been bailed for particular purpose, the bailee is supposed to use them only for that purpose and not for else. The duty of the bailee is not to make the unauthorized use of the goods bailed to him. If the bailer make the unauthorized use of the good bailed, there are 2 remedies available to the bailer: to terminate the bailment, to recover compensation for the cost due to the unauthorized use of goods. According to section 153, if the bailer find that the bailee is making such use of the good which is inconsistent with the condition of bailment, he may terminate the bailment and claim back the goods. According to section 154, a bailer can claim the damages from the bailee if bailee make the unauthorized use of the goods bailed to him and the bailee is liable to pay the compensation to the bailer. देखिए अगर हम किसी चीज़ का अनऑथराइज यूज़ करें, अनऑथराइज यूज़ का मतलब होता है कि भाई हम अपने क्षेत्र से बाहर जाकर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और वो क्या हो, नुकसान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारी लायबिलिटी बन जाएगी कि हमें क्या करना पड़ेगा, बेली होने के नाते हमें क्या करना पड़ेगा, बेलर को उस चीज़ों को उसी हालत में वापस करना पड़ेगा जिस तरीके से बेलर ने हमें दी थी, क्योंकि कोई भी बेलर ये नहीं चाहेगा कि बेली उसकी चीज़ों का अनऑथराइज यूज़ करे। एक छोटा सा एग्जांपल दे दें, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि मान लीजिए हमें गाड़ी चलाने को दी गई है लखनऊ टू इलाहाबाद तक, तो हम लखनऊ टू इलाहाबाद ही जाएंगे। अगर इलाहाबाद के बाहर जा रहे हैं और अनऑथराइज यूज़ कर रहे हैं, कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान को कौन पूरा करेगा? बेली। ड्यूटी नॉट टू मिक्स, इसका मतलब होता है अपनी चीज़ों को दूसरे की चीज़ों के साथ, बेलर की चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन को एक साथ पढ़ा जाता है इंटरप्रेटेट करके कॉग्नेट सेक्शन से। इसका मतलब होता है वो सेक्शन जो एक दूसरे पर डिपेंड हो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बेली हैज़ ड्यूटी ऑफ नॉट मिक्सिंग द गुड्स ऑफ द बेलर विद इन ओन गुड्स। द बेली शुड मेंटेन द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द बेलर goods. He should not mix his own goods with those if the goods are mixed. Here with 3 conditions arise. When the bailer consent, if the goods are mixed with the bailer consent, in such case the bailer and the bailee shall have own interest in proportion to respective shares. Without bailer consents, where goods can be separated, section 156 deal with the situation when the goods of the bailer are mixed by the bailee with his own goods without the consent of the bailer and the goods can be separated. In the case, bailee is bound to bear the expenses of separation or division or any damages arising from the mixture. Illustration दिया गया है। Where goods cannot be separated, section 157 provides for a situation in which the good of the bailee cannot be separated. Goods of the bailer and the bailee does recover the compensation from the same. देखिए अपनी चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ नहीं मिक्स करेंगे, लेकिन अगर किसी बेलर ने की कंसेंट शामिल थी तो जो भी नुकसान होगा दोनों लोग बराबर वो करेंगे। लेकिन अगर बेलर की बिना कंसेंट के चीज़ें बेली मिला रहा है तो जो चीज़ों को अलग करने में जितना भी खर्चा आएगा वो कौन देगा? वो बेली देगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेपरेट नहीं की जा सकती तो सारा का सारा जो कंपनसेशन कौन देगा? बेली देगा। ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स, एक बेली की ड्यूटी है कि बेलर की चीज़ों को वापस कर दे, रिटर्न कर दे जब उसने पैसा दे दिया हो। अब कैसे रिटर्न कर दे? अगर उसमें कुछ इंक्रीजमेंट हुआ है तो वो इंक्रीजमेंट भी रिटर्न करेगा, जैसे सेक्शन 156 कह रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है सेक्शन 156? अगर आप देखें तो क्या कह रहा है? ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज एंड, अगर बेली के पास कुछ ऐसी चीज़ें बेलर ने दे दी जो इंक्रीजमेंट हो सकती हैं तो बेली की ड्यूटी है कि वो इंक्रीजमेंट भी वापस करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए काऊ के साथ अगर बेलर ने गाय दी थी, गाय का बच्चा हुआ है तो बेली की ड्यूटी है कि गाय के साथ उसका बच्चा भी वापस कर देगा। ड्यूटी नॉट टू सेट अप टाइटल इन थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन के कोई भी कर्तव्य नहीं बताया गया। ए बेली इज अंडर ए ड्यूटी रिटर्न द गुड फॉर द बेलर एंड ही कैन नॉट रिफ्यूज टू डू सो। एक बेली की ड्यूटी है कि सारे के सारे बेलर को सामान वापस करे जो उसने दिए थे, वो कभी भी अपनी ड्यूटी को क्या करेगा? छोड़ेगा नहीं।
ही इज़ द स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द टाइटल ऑफ द बेलर एंड कैन नॉट सेट अप फ्रॉम दैट गुड्स, उसको उन चीज़ों को वापस ही करना पड़ेगा। इफ़ द बेली द गुड फेथ डिलीवर दे बैक टू द बेली और अकॉर्डिंग टू इस डायरेक्शन द बेली इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर इज रिस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी। अगर मान लीजिए ओरिजिनल ओनर ने ना देकर किसी थर्ड पर्सन ने दी है, तो जिसने भी दी होगी वो थर्ड पर्सन के प्रति लायबल नहीं होगा, बल्कि जिसने उसको डिलीवरी दी, चाहे वो ओनर हो या ना हो, उसी को बेली को क्या करना चाहिए, चीज़ों को रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पर केस भी लिखा हुआ है, जुग्गीलाल कमलापति ऑयल मिल्स का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया का। ऑयल वॉज कंसाइंड विद द रेलवे फ्रॉम कानपुर टू कलकत्ता, इट रीच कलकत्ता इंटैक्ट, द सेंडर हाउएवर इंस्ट्रक्टेड द रेलवे टू ब्रिंग इट बैक टू कानपुर। द ऑयल वॉज सीज्ड बाय ए फूड इंस्पेक्टर हु फाउंड इट and had destroyed under the order of the High Court. Court held that the bailee is excused from returning of the subject matter of the bailment to the bailee where it was taken him away from by authority of law. तो केस भी आपने देखा, राइट ऑफ बेली में कौन कौन से हैं, राइट टू एक्सपेंसेस और रेमुनेशन, राइट टू कंपनसेशन, राइट टू लीन और गुड्स, राइट टू सू रॉन्ग डूअर्स। तो सबसे पहले राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, एक बेली का राइट क्या होगा कि वो सारे जो उसने खर्चे किए हैं बेलर के सामान को बचाने के लिए, वो सब के सब रिकवर कर सकती है। ए बेली इज इंटाइटल्ड टू रिकवर हिज एग्रीड चार्जेज बट वेयर देयर इज नो सच एग्रीमेंट एट ऑल, सेक्शन 158 कम इनटू play. This section says that where the bailee is required by the terms of the bailment to keep or carry the goods or to do some work upon them from the benefit of the bailer and the contract provide for no reward, the bailee has a right to ask the bailer for the payment of necessary expenses incurred by for the purpose of the bailment. ये भी मैंने आपको बता दिया। राइट ऑफ लीन ऑफ गुड्स, हम क्या करेंगे, कब्जा बनाए रखेंगे उन चीज़ों पे जब तक कि बेलर पैसों को अदा ना कर दे। इफ़ द बेली लॉफुल चार्जेस आर नॉट पेड he may retain the goods, the right or retain any property until the charges due in respect of the property are paid is called the right of lien. लीन का मतलब क्या होता है, पोजीशन बनाए रखना, जब तक कि उस पैसा नहीं मिलेगा बेली पोजीशन बनाए रखेगा। पर्टिकुलर लीन का मतलब होता है साधारण चीज़ों पे पोजीशन बनाना। अब साधारण चीज़ें क्या हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई हम स्कूटर है, स्कूटर हमने क्या किया, अगर स्कूटर बनवाई का पैसा नहीं दे रहे हैं रिपेयर का, हम चीज़ों पे कब्जा बनाए रखेंगे। हट्टन वर्सेस कार मेंटेनेंस कंपनी, ए मोटर कार वॉज गिवन फॉर द मेंटेनेंस फॉर 3 years ऑन फिक्स एनुअल पेमेंट, द कंपनी वॉज हेल्ड नॉट इंटाइटल्ड टू एनी लीन ऑन द कार फॉर रिकवरी द पेमेंट। भाई हमने कोई मेंटेनेंस के लिए 3 साल के लिए एनुअल पेमेंट बना रखा है, तो कंपनी यहाँ पर क्या है, इंटाइटल्ड टू एनी, तब कंपनी उस कार पर कब्जा नहीं बना सकती किसी भी तरीके के पेमेंट के लिए। तो देखिए राइट ऑफ लीन किसके लिए अवेलेबल होता है, ओनली गुड्स बेल्ड के लिए होता है, और उन बेलों के लिए होता है जहाँ पर हमने पहले ही क्या किया, लेबर खर्च किया हो, अपने एक्सपेंसेस खर्च किए हो और बेलर ने भी कुछ भी ना दिया हो। तो केसेस हैं, एग्जाम्पल भी आपको बताया मैंने कि मान लीजिए वेयर ए गिव क्लॉज टू बी ए टेलर टू मेक ए कोट एंड बी प्रॉमिस ए टू डिलीवर द कोट इज एज सून एज इज फिनिश एंड गिव द 3 month क्रेडिट फॉर द प्राइस, बी इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिटर्न द कोट इफ ही इज पेड। तो ये अब जनरल लीन में और क्या क्या चीज़ें हैं, ए जनरल लीन, अब जनरल लीन में क्या होता है कि हम भाई स्किल यूज़ करें, अपनी हमारी योग्यता यूज़ हो, स्किल यूज़ हो, नॉलेज यूज़ हो, तो उन चीज़ों पे जब हम स्किल यूज़ करते हैं, नॉलेज यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जनरल लीन रखते हैं सभी चीज़ों पे। जनरल लीन में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे बैंकर, फैक्टर का मतलब होता है एजेंट, वॉर फिंगर का मतलब होता है घाट वाला जो चीज़ें नियरेस्ट ऑफ वाटर हों, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट और पॉलिसी ब्रोकर, ये क्या करते हैं, जनरल लीन चीज़ों पे रखते हैं। पर्टिकुलर का मतलब स्पेशल चीज़ों पे पोजीशन बनाए रखना, और जनरल का मतलब सभी चीज़ों पे। तो अब देखें बैंकर, एक बैंक क्या कर सकता है, अगर आपने बैंक का लोन लिया है तो आप बैंक का पैसा अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक उन सभी चीज़ों पे कब्जा बनाए रखेगा जो उसके पास बैंक में पड़ी होंगी। तो फैक्टर एजेंट होता है, एक एजेंट भी अपने मालिक की सभी चीज़ों पर कब्जा बनाए रखता है, उन चीज़ों पर जब तक कि मालिक उसका कमीशन को अदा नहीं कर देता है। वॉर फिंगर का मतलब होता है वो चीज़ें जो पानी के करीब हों, वॉर फिंगर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समुद्र के बगल में क्या होती हैं चीज़ें, उतारी जाती है, चढ़ाई जाती है, पोर्ट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति वॉर फिंगर को यूज़ करता है, वॉर फिंगर मतलब घाट वाला, तो उसको घाट के पैसे देने पड़ते हैं चीज़ों को उतारने के और रखने के। अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स, अगर कोई एडवोकेट्स का पैसा फीस क्लाइंट नहीं देता है, तो एक एडवोकेट क्या करेगा, सारे उन पेपर्स पे पोजीशन बनाए रखेगा जो उसके पोजीशन में होंगे, और तब तक उन पेपर्स को नहीं देगा जब तक कि उसकी फ़ीस अदा नहीं की जाएगी। राइट टू सू रॉन्ग डू, अब अगर देखिए यहाँ पे केसेस के द्वारा बताया गया है कि लीन को हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो लीन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स भी बताया गया है कि माल पने पाने वाले का उत्तरदायित्व, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ को पड़ा हुआ पाता है तो क्या करता है, वो उसका मालिक बन जाएगा। अगर
अब आगे देखें पहले इस क्वेश्चन को। 168 169 में फाइंडर ऑफ गुड्स हैं। ए पर्सन हु फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर is in the same position as that of Bailey. He is bound by the duty of reasonable care. He does not have the right to sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntary incurred by him to preserve the goods and to find out the owner. Section 168 169 protect the intent of a finder in two ways. Section 168 allow the finder to retain the goods against the owner until there the receives compensation for trouble and expenses. Further, where the owner has offered a specific reward for the return of the goods, loss, the finder may sue for such reward and may retain the goods until the receive. Section 169 allow the finder right to sell the goods in certain circumstances where the thing found is commonly the subject sale, and if the owner cannot be found to the reasonable diligence or refuse to pay the lawful charges of the finder may sell the goods in the following case: when the thing in danger of losing greater part of its value, where the lawful charges of the finder in respect of the thing फाउंड अमाउंट टू रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग इन वैल्यू। देखिए कोई व्यक्ति माल पड़ा हुआ पाए तो उसकी ड्यूटी क्या होती है, बेली की होती है, वो चीज़ों को संभाल के रखेगा। चीज़ों को संभाल के रखने में जो भी खर्चा होगा, अगर बेलर आ जाता है तो वो क्या करेगा, पैसा दे दे बेलर और उन चीज़ों को वापस ले सकता है। लेकिन अगर बेलर पैसे नहीं दे रहा और बेली ने काफ़ी चीज़ों को संभाल के रखा है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया था, अगर वो तो क्या करेगा, वो बेलर से को तब तक चीज़ें वापस नहीं करेगा जब तक कि उसको उसका चार्ज ना मिल जाए बेली को। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए बेलर मिल ही नहीं रहा है और अगर सामान को ना बेचा जाए तो जो सामान की रेट है वो कह सकते हैं कि 1/3 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करेगा, बेली के पास यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर राइट रहेगा कि वो चीज़ों को बेच सकता है, वो चीज़ों को क्या करेगा, बेच देगा। तो आइए देखें अब क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। देखिए पहले ही मैंने बताया कि बहुत बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। उस लॉन्ग क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में याद करेंगे। सबसे पहले आप याद कर लेंगे मीनिंग ऑफ प्लेज, जो कि आपको यूनिट 2 में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड मॉर्गेज, ये शॉर्ट नोट्स में आता है तो आप शॉर्ट नोट के लिए याद कर लेंगे। ड्यूटी ऑफ बेली लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है तो दोनों के तरीके से तैयार कर लेंगे। लॉन्ग में तैयार करेंगे, शॉर्ट अपने आप हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ बेली में क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, ड्यूटी नॉट टू मिक्स अनऑथराइज यूज, ड्यूटी नॉट टू मिक्स with the baler consent, without the baler consent, where goods can be separated, where goods cannot be separated, duty to return goods, duty to return increasement, duty not to set up title in third person, right of bailey। अब बेली के राइट क्या होंगे, राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, राइट टू कंपनसेशन, राइट ऑफ लीन। लीन भी 2 तरीके के होते हैं, पर्टिकुलर और जनरल। पर्टिकुलर का मतलब होता है किसी विशेष चीज़ पर कब्जा करना, और जनरल चीज़ का लीन का मतलब होता है सभी साधारण चीज़ों पे कब्जा करना। तो पर्टिकुलर लीन में कोई पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं पे केवल पोजेशन कर सकते हैं, और जनरल लीन में सभी चीज़ों पे। कौन कौन जनरल लीन के यूज़ कर सकते हैं, बैंकर, फैक्टर, वॉरफिंगर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स, ये लोग यूज़ कर सकते हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स ये अलग शॉर्ट नोट्स में आता है। तो अब आप याद रखेंगे कि जनरल लीन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, पर्टिकुलर भी पूछ लेता है, फाइंडर ऑफ गुड्स भी पूछ लेता है, लीन भी पूछ लेगा, राइट ऑफ बेली भी पूछ लेगा, ड्यूटी ऑफ बेली भी पूछ सकता है, प्लेज एंड मॉर्गेज भी। तो एक आप लॉन्ग तैयार करेंगे तो इसमें से आपको कम से कम आप कह सकते हैं कि 4 से 5 शॉर्ट नोट्स अपने आप तैयार हो जाएंगे और लॉन्ग तो पूरा तैयार हो ही जाएगा। तो केसेस भी आप पूरे याद कर लेंगे। अगर आप केसेस याद करने में, इन्हीं केसेस को आप एग्जाम्पल के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है, यूनिट 3 का लेक्चर 3 कंप्लीट होता है। और आप इसको याद जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से याद करेंगे। क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 3 से 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे प्लेज एंड मॉर्गेज में डिफरेंस, पहला क्वेश्चन, ड्यूटी ऑफ बेली दूसरा, तीसरा क्वेश्चन राइट ऑफ बेली शॉर्ट नोट के लिए, जनरल लीन, पर्टिकुलर लीन, 4th और 5th हो गया, और फाइंडर ऑफ गुड्स। तो 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो जब 6 शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे तो एक लॉन्ग अपने आप पूरा कवर हो जाएगा। तो ये यूनिट 3 का आप कह सकते हैं लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।